बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत चल रही है। आज इस समाअत का फ़ैसला कुन दिन है। आज अटॉर्नी जनरल साहब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अब इस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद मुमकिना तौर पे इस केस में फुल कोर्ट का फ़ैसला क्या होगा। क्या जो पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून साजी का वो बरकरार रहेगा, या फिर जो चीफ़ जस्टिस का अख्तियार है वो फ़ैसला करे कि कौन सा बेंच बनेगा, उस बेंच में कौन से जज साहबान बैठेंगे और कौन सी जो पटिशन है आर्टिकल 184(3) के हवाले से वो कब टेकअप की जानी है और किसकी दरख्वास्त पहले टेकअप होगी, किसकी दरख्वास्त टेकअप नहीं होगी बल्कि एतराज़ात लगा के वापस कर दी जाएगी, और किस मामले पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लेना है। तो इस हवाले से मुमकिना तौर पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला होगा और कौन सा जज जो है वो क्या फ़ैसला दे सकता है, क्या फ़ैसला देने जा रहा है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे इसराइल की जारहियत के हवाले से हमास ने क्या डेडलाइन दी है इसराइल को, और ज़ाहिर सी बात है कि इस जंगी सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल में अमेरिका की तरफ से इसराइल को सपोर्ट किया गया है। इसराइल की अलन ऐलान जो है वो हमायत का ऐलान किया गया है, लेकिन जो सदर बाइडन हैं उन्हें किस मुश्किल का सामना है इसी दौरान जब इसराइल फ़लस्तीन जंग जारी है। तो बाइडन साहब को एक मुश्किल जो है वो दो चार है, एक मुश्किल में पड़ गए हैं। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस मामले का पस मंज़र तो आप जानते हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया। पहले यह कानून बना, कौमी असम्बली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, सदर साहब को भेजा गया, सदर साहब ने एतराज़ात लगा के इस कानून को वापस भिजवा दिया। फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस कानून को पास करके दोबारा सदर साहब को भेजा गया। अभी ये बिल जो है वो सदर साहब के पास पेंडिंग था कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर हुई। उन दरख्वास्तों पर 8 रुकनी बेंच बना। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, और 13 अप्रैल को इस कानून को बनने से पहले जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। और कल की समाअत में जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने ये कहा, उनके ये रिमार्क से, कि ये कानून 21 अप्रैल को वजूद में आया था, यानी 21 अप्रैल की आखिरी डेट थी जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इस कानून को दूसरी मरतबा पास करके सदर साहब के पास भेजा गया। तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन कमांड है उसके मुताबिक यह कानून बन गया। लेकिन 21 अप्रैल से 8 रोज़ पहले ही, इस कानून को बनने से पहले ही, इसका जन्म होने से पहले ही जो है वो सस्पेंड जो है वो किया जा चुका था। अब ये जो फुल कोर्ट बना, जो लार्जर बेंच बना बंदयाल साहब की सरबराही में, उसने भी 5 समाअतें की इस कानून के ऊपर, लेकिन ये मामला किसी करवट नहीं बैठ सका। और उसके बाद अब काजी फ़ाइज़ साहब आज 5वीं इस केस की जो है वो समाअत करने जा रहे हैं, और इसमें 15 जज साहबान हैं। फुल कोर्ट बना था और फुल कोर्ट भी बना, और फुल कोर्ट के साथ साथ इस केस की जो कार्रवाई है उसे बराह रास्त जो है वो मीडिया पे दिखाया भी गया। तो अब जो 15 इसमें जज साहबान हैं, इसमें कौन से जज की क्या राय है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जज साहबान जो इस कानून के हक़ में हैं और चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास ओमनीपोटेंट जो पावर्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, लाइम्तनाई जो अख्तियारात हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब तो बेंच में बैठ के ऐलान कर चुके हैं कि मुझे तो अख्तियार नहीं चाहिए, ऐसा अख्तियार जिसमें माजी में डिक्टेटर को जो है वो उसके गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम की तौसीक़ की गई, ऐसा अख्तियार जिसमें चीफ जस्टिस फ़ैसला करे कि कौन सी दरख्वास्त मैं लगाऊँगा और कौन सी दरख्वास्त जो है वो कारपेट के पीछे पड़ी रहे, वो नहीं सुनी जाएगी। बेंच में कौन बैठेगा, कौन सा जज बैठेगा, ये सिर्फ अकेला चीफ जस्टिस फ़ैसला करे, मुझे ये अख्तियार भी नहीं चाहिए। और काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस को अपने अख्तियारात के हवाले से जवाबदेह होना चाहिए, यानी जो डिस्क्रिशन पावर्स हैं, जवाबदेही अख्तियार है, उसको स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर ये कमेटी बन गई है तो इससे शफाफियत आएगी और चीफ जस्टिस का जो जवाबदेही अख्तियार है वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक मैकेनिज़्म बन जाएगा। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने तो अलग-अलग जो है ऐलान कर रखा है कि मैं इस कानून को जो है वो, मतलब उन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरे सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मोस्टली वो 5 समाअतों में खामोश बैठे रहे, लेकिन इक्का दुक्का जो उनके रिमार्क्स आए
उससे लगता है कि सरदार तारिक मसूद साहब भी, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब भी इस कानून को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन्होंने भी ज़्यादा रिमार्क्स नहीं दिए, लेकिन जितने उन्होंने सवालात पूछे हैं 2, 3, 4, 5, उससे भी लगता है कि वो भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का अख्तियार है और चीफ़ जस्टिस के पास लामहदूद जो अख्तियारात हैं वो नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से जस्टिस मंदूखेल साहब हैं, उनके ख्यालात भी जो है वो काजी फैसल साहब के साथ मिलते जुलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, अथर मिनल्ला साहब हैं, इन्होंने भी बड़े ओपनली इस कानून के हक़ में, पार्लियामेंट के जो कानून साजी का अख्तियार है उसके हक़ में रिमार्क्स दिए हैं। और ये भी कहा गया कि अगर आर्टिकल 184(3) में राइट ऑफ अपील आप नहीं दे सकते, और सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है, तो फिर आर्टिकल 204 में राइट ऑफ अपील कैसे दिया गया? आर्टिकल 199 में कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है, वहाँ पे राइट ऑफ अपील कैसे दिया गया? और जो संगीन गद्दारी का आर्टिकल है, आर्टिकल 6, उसमें राइट ऑफ अपील कैसे दिया गया? ये 3 आर्टिकल का हवाला दिया गया, 204 का, 199 का, आर्टिकल 6 का, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया, लेकिन आम कानून साजी करके इसमें राइट ऑफ अपील जो है वो फराहम किया गया मुतासरा लोगों को, मुतलका फ़रीक़ैन को। तो ये 7 जज साहबान बनते हैं, काजी फैसल साहब, सरदार तारिक साहब, मंदूखेल साहब, अथर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब और मोहम्मद अली मदर साहब, जो इस कानून के हक़ में हैं, पार्लियामेंट की कानून साजी के हक़ में हैं और चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात को डायलूट करने के हक़ में हैं। अब दूसरी जानब जाते हैं, जस्टिस याजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा है, जस्टिस नकवी साहब हैं और जस्टिस शाहिद वही साहब हैं। इनके रिमार्क्स से जो एक हमें तासुर मिला, बल्कि ओपनली तासुर मिला कि ये चीफ़ जस्टिस के जो मौजूदा अख्तियारात हैं, जो बंदियाल साहब भी एक्सरसाइज करते रहे, उनके हक़ में हैं। और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट ये सिंपल कानून साजी के ज़रिए चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है, उसको रेगुलेट कर सकती है? तो इनके रिमार्क से तो लगता है कि ये कह रहे हैं अपने रिमार्क से कि ये कानून साजी नहीं हो सकती। हाँ, इंतज़ामी साइड पर जाकर जो है आप अपने रूल्स को अमेंड कर लें तो ये चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फिर काजी फैसल साहब का सवाल आता है, वो ये कहते हैं कि अगर इंतज़ामी साइड पे करना था तो फिर 4 साल तक तो जो भी चीफ़ जस्टिस रहे, खोसा साहब रहे, गुलजार साहब रहे, उसके बाद बंदियाल साहब आए, किसी ने फुल कोर्ट का इजलास ही नहीं बुलाया। तो जब चीफ़ जस्टिस के पास अख्तियार होगा, जज साहबान जो मर्ज़ी कह लें, जज साहबान बेशक फ़ैसले भी दे दें, तो चीफ़ जस्टिस अगर इजलास नहीं बुलाएगा इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट का, तो ये चीज़ें कैसे सेटल डाउन होगी? तो ये जो जज साहबान हैं जो चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात के हक़ में हैं और पार्लियामेंट की कानून साजी, इस मामले के ऊपर कानून साजी के ख़िलाफ़ है या जो कानून बना है उसके ख़िलाफ़ हैं, इसमें जस्टिस याजुल एहसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस नकवी साहब हैं, जस्टिस शाहिद वही साहब हैं। तो ये 5 बनते हैं, यानी 7 कानून के हक़ में हैं और 7 कानून के ख़िलाफ़ में हैं, तो ये 12 बन जाते हैं। पीछे रह जाते हैं 3 जजेस, उसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी के बारे में भी लगता है और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा के बारे में भी लगता है गो के ज़्यादातर खामोश रहे, लेकिन बल्कि मुसर्रत हिलाली साहब ने तो एक आध सवाल पूछा। हसन रिजवी तो पहले दिन से लेके, चाहे बंदियाल साहब का बेंच था, चाहे काजी फैसल साहब की फुल कोर्ट है, मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। लेकिन इनके बारे में भी लगता ऐसा है, तासुर ऐसा है, इम्कान है कि ये भी इस कानून को सपोर्ट करेंगे और पार्लियामेंट की कानून साजी को सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो 7 की तादाद है उस कानून के हक़ में है तो वो 9 हो जाएगी। बाकी जैसे याहिया अफरीदी साहब रहते हैं, तो जैसे याहिया अफरीदी साहब के बारे में हालांकि सवालात उन्होंने पूछे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई राय हतमी तौर पे नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका ऐसा फ़ैसला भी आ सकता है जो इन दोनों फ़ैसलों के दरमियान में हो, मिड में हो। यानी वो दरख्वास्तें जो आई हैं इनको खारिज भी कर सकते हैं, इनको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, या उनकी ऐसी रूलिंग भी आ सकती है कि आप इंतज़ामी साइड पे सब कुछ कर लें, या इतना कानून साजी हो सकती है इस हद तक, ये कानून साजी का 5 सेक्शन जो है वो आइन से मुतसादम है। तो याहिया अफरीदी साहब के बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता वो क्या फ़ैसला दे सकते हैं। तो अगर याहिया अफरीदी साहब ने अपनी राय ना दी, तो ये अगर बाकी 14 जज साहबान का फ़ैसला आ गया, राय आ गई, तो ये 9-5 से फ़ैसला जो है इस कानून के हक़ में जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन फ़ैसला जब आज की समात में अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल देने हैं और उनके बाद फिर फ़ैसला महफूज होगा। और लग रहा है हतमी तौर पर नहीं कि हो सकता है कि मुख्तसर फ़ैसला अदालत सुना दे। तो देखते हैं क्या होता है आज की अदालती कार्रवाई में और फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। अब आ जाते हैं जो इसराइल पर का जो गज़ा पे हमला, उस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज 6ठा रोज़ है, लेकिन 5वें दिन भी जो है ये झड़पें जो
अस्कलान शहर में जा गए जो हमास के जंगजू हैं, 5वें रोज़ भी वहाँ पर लड़ाई जारी रही और छठे रोज़ भी जारी, ये रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ पे जारी है। और अब तक की जो इसमें जो अमवात हुई हैं, जो हलाकतें हुई हैं, इसराइल में जो इसराइली हलाक हुए हैं वो फिगर 1200 से क्रॉस कर चुका है, और जो फ़लस्तीनी इसमें शहीद हुए हैं वो फिगर 900 को क्रॉस कर चुका है। अब इस सारी डेवलपमेंट के बाद जो इसराइल की तरफ से जवाबी हमला किया गया और पूरा जो फ़लस्तीन है उसकी इमारतों को और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे आप पनाह ले सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी जहाँ पर आपका हमला करना जो एक रूल्स होते हैं, SOPs होते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो इसराइल सब कुछ कर रहा है। इसराइल ने वहाँ की इमारतों को खंडर बना दिया, हत्ता के जो फास्फोरस बम हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया, और अब तक के जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदाद-ओ-शुमार हैं 2,60,000 लोग जो है वो फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी में जो है वो बेघर हो चुके हैं। उनके घर जो है वो खंडर बन चुके हैं, तबाह हाल हो चुके हैं इसराइल की बमबारी की वजह से। और साथ में इसराइल ने फ़लस्तीन का पहले तो मुहासरा कर रखा था, कई सालों से ओपन जेल गज़ा को कहा जाता था, फ़लस्तीन का कहा मतलब गज़ा का मुहासरा, और उसे एक सबसे बड़ी ओपन जेल का नाम दिया गया। अब आप जानते हैं कि इसराइल ने गज़ा पर कब्ज़े का भी ऐलान कर रखा है, कर दिया है, बल्कि इस सिलसिले में जो खाने पीने की सप्लाई है वो काट दी गई है, जो ईंधन की बिजली की सप्लाई है उसको काट दिया गया है। और मज़ीद जो इसराइल ने किया है वो ये है कि पिछले जो 24 घंटों में इसराइल ने अटैक किए हैं, जो मिज़ाइल दागे हैं, उसके नतीजे में कोई 450 मकामात के ऊपर जो है वो मिज़ाइल की फायरिंग की गई। लेकिन दूसरी जानिब जो हमास है, जो अस्कलान का शहर है, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी झड़पें जारी रखी हुई हैं, और अस्कलान शहर पर जो है वो रॉकेटों से हमला किया गया, और डेडलाइन भी दी गई बाकायदा हमास की तरफ से अस्कलान शहर को खाली करने के हवाले से कि अस्कलान शहर को खाली कर दिया जाए। और उसके बाद 2 घंटे की डेडलाइन थी, लेकिन जब शहर को इसराइलियों ने खाली नहीं किया, वैसे तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जितने रॉकेट दागे गए हैं अस्कलान शहर पर हमास के जंगजों की तरफ से, उसके बाद शहरियों ने इनखला शुरू कर दिया, इसराइली शहरियों ने वहाँ से इनखला का आगाज़ कर दिया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो तल अबीब का जो एयरपोर्ट है बिन गोरियन, वहाँ पर भी निशाना बनाया गया है रॉकेटों से जंगजुओं की तरफ से। और चेचन जो सरबराह हैं कादिर रमज़ान कादिर यूफ, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो अपना अमन मिशन जो है वो भेजेंगे फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए, और जंग बंदी की जानिब से उनसे कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन इस सारे मामले में नाज़रीन जो एक और डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पहले तो हिज़्बुल्लाह को टारगेट किया इसराइल की तरफ से, उसके बाद अब जैसे चेचन सरबराह का स्टेटमेंट आया, लेकिन शाम और लबनान की तरफ से भी इसराइल की अफवाज पर जो है वो रॉकेट दागे गए हैं, मिज़ाइल जो है वो हमले किए गए हैं। लेकिन इसमें जो एक इसराइल का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके बारे में कहा गया कि बड़ा मजबूत है, दिफा बड़ा मजबूत है इसराइल का, तो जो आयरन डोम सिस्टम है वो लगा है कि जो हमास के जंगजों ने वहाँ पे अटैक किया और जिस खामोशी के साथ किया और जिस तेज़ी के साथ किया वो नाकाम हुआ है। और ये भी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि ये जो आयरन डोम सिस्टम है जो बाहर से जंगजू रॉकेट फायर करते हैं या मिज़ाइल फायर किए जाते हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए और हवा में उनको जो है वो निशाना बना के उनको जो है वो ख़त्म करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। लेकिन चूँकि हमास के जंगजों की तरफ से और थोड़े बहुत लबनान, शाम थोड़ा बहुत, लेकिन हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो हज़ारों की तादाद में जो है वो रॉकेट्स फायर किए गए, ये रॉकेट्स का इससे खला में जो है वो तबाह करना इसराइल के मईशत को बड़ा महंगा पड़ा है। क्योंकि फिगर ये सामने आया है कि एक जो रॉकेट यहाँ से भेजा जाता है या जो मिज़ाइल इस आयरन डोम सिस्टम से फारिग करके खला में उन मिज़ाइलों को जो मार गिराया जाता है, ये $40,000 का पड़ता है इसराइल को। तो 7,000 तो पहले दिन रॉकेट जो है वो मिज़ाइल फाइल किए गए थे हमास के जंगजों की तरफ से, दूसरे रोज़ भी हज़ारों की तादाद में, और आज छठा दिन है, 5 दिन में कितने हज़ारों की तादाद में रॉकेट या मिज़ाइल फाइल किए हैं जंगजों की तरफ से या लबनान शाम की तरफ से, तो कितना महंगा पड़ा इसका आप जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं।
लेकिन हमास के जो तर्जुमान हैं खालिद कुदूमी, उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती है, जब तक हमारे मुतालबात एक्सेप्ट नहीं किए जाते, हम किसी तरह से मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे और इसराइल के साथ कोई मुआहदा भी नहीं करेंगे। और अगर उन्हें मुआहदा करना होता तो 70 साल पहले मुआहदा कर चुके होते। हम तो जो इसराइल के मज़ालिम हैं, जो जुल्म व सितम है, वो दुनिया के सामने ला रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी उन्होंने कहा कि हमारे पास कितने यरगमाली हैं इसराइल के, उनकी तादाद हम फ़िलहाल नहीं बताने जा रहे। सऊदी अरब ने के जो बादशाह हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने जो हमास के सरबराह हैं महमूद अब्बास, उनको फ़ोन करके कहा है कि सऊदी अरब जो है फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है और मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो बाइडन अमरीकी सदर, जिन्होंने कहा कि हम हर जो है वो सपोर्ट करेंगे इसराइल को और किसी भी हद तक जाएंगे इसराइल को सपोर्ट करने में, और एक बहरी बेड़ा भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि भेजा गया अमेरिका की तरफ से इसराइल की सपोर्ट के लिए। अब सदर बाइडन एक तरफ तो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हमायत का ऐलान कर, लेकिन दूसरी तरफ जानिब उन्हें खुद एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो ये है कि जब वो खुद नायब सदर हुआ करते थे अमेरिका के 2017 तक, तो उनके प्राइवेट ऑफिस से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो सीक्रेट थे। उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अपनी तहवील में रखने के हवाले से 2017 का ये मामला है। जो कौंसल है, स्पेशल कौंसल, उसने अमेरिकी सदर का इंटरव्यू किया है बाइडन साहब का, और उनसे इन खुफिया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उनसे सवालात पूछे हैं। और ये इंटरव्यू पीर के रोज़ हुआ है। और इस इंटरव्यू से मुतल्लिक, इस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक तो कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अभी जो बाइडन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये अमेरिकी सदर का खुफिया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इंटरव्यू होना, ये गैर मामूली नौयत का जो है वो वाक़या हुआ है। तो देखते हैं फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी इसराइल फ़लस्तीन गज़ा जंग के हवाले से, इसराइल क्या करता है, हमास क्या जवाब देता है, ये आप